इट वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। मैं अभी पिछले दिनों पढ़ा था कायद मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप के बारे में, तो उसमें कैटेगरिकली लिखा हुआ था कि वो कभी यू टर्न नहीं लेते थे। वो गलत डिसीजंस में उनकी ज़िंदगी में बहुत ही कम है, क्योंकि वो राइट डिसीजन भी नहीं लेते थे। वो सिर्फ डिसीजन लेते थे और उसके बाद उसको राइट करने के लिए जो है पूरी एफर्ट लगा दिया करते थे। पाकिस्तान में ऑब्वियसली यू टर्न जो है एक फैशन बन गया जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने अपनी गलतियों को यू टर्न समझा। मुझे आज भी याद है जब पहला प्रोग्राम मैंने किया इलेक्शन का रिज़ल्ट आने के बाद, फैसल वाउडा साहब मेरे साथ थे और मैंने उनको ये बताया कि आपने ये आज़ाद मेंबर्स को लेके, ये इलेक्टेबल्स को लेके पंजाब में गवर्नमेंट तो बना ली है, फेडरल में भी गवर्नमेंट बना ली, हालांकि आपकी सिंपल मेजॉरिटी ना फेडरल में है ना पंजाब में है, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ है और अब आप में और दूसरे स्टेटस को के प्लेयर्स नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब में कोई फ़र्क नहीं। तो वाडा साहब उस वक्त भी कह रहे थे ये नंबर गेम है, ये इसमें ये करना पड़ता है और इसके लिए ज़रूरी होता है। आज क्या हुआ, जितना इमरान खान साहब पे बहुत तूफ़ान आए, बहुत प्रेशर्स आए, ठीक है इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी रही, इदारे उनके साथ खड़े हुए हैं, कोरोना का तूफ़ान आया, अपोजिशन का तूफ़ान आया, नवाज शरीफ के बाहर जाने का ब्लेम आया, पीडीएम का तूफ़ान आया। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पीडीएम का इजलास जारी है, डिनर जारी है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी को इनवाइट किया हुआ है, लेकिन वो इतना बड़े तूफ़ान साबित नहीं हो सके, ना पीडीएम, ना अपोजिशन, ना कोरोना, जितना गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन के बाद हुकूमत संभाली और उन लोगों के बलबोते पर हुकूमत संभाली जो ना नज़रियाती रुकन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो इलेक्टेबल्स थे और बाद में पता चला वो उनमें से आधे से ज़्यादा तो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग थे। कितना क्रेडिबिलिटी हिट हुई है प्राइम मिनिस्टर की जहांगीर तरीन की पैरेलल लीडर बनने से, और कितना चैलेंजेबल है प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप और गवर्नेंस और हुकूमत के लिए पंजाब और फेडरल में इस ग्रुप का कायम होना, जो कि 2023 तक वो कह रहा है हम कायम रहेंगे। और कितना जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए अब ये सोचना ज़रूरी हो गया है कि उन्होंने बेसिकली अर्ली इलेक्शंस के लिए जाना है, क्योंकि इन लोगों के साथ जो है काम करना पहले दिन से कॉम्प्रोमाइज़ था, आज भी कॉम्प्रोमाइज़ है, आज के बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने यह भी बताया कि जीडीपी हमारी जो है पता नहीं 3.93 से भी ऊपर जा रही है। इस पर भी ज़रूर बात करेंगे और बड़ी खुशाइंद बात अगर ऐसा है, आवाम की राय भी आपको सुनवाएंगे। आज दो बड़े अहम गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, सेनेटर फैसल वाउडा और मिफ्ता इस्माइल साहब। वाडा साहब, बड़े अरसे बाद आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, पता नहीं आपको याद है कि याद नहीं है, मेरी आपकी बड़ी डिबेट हुई थी इसके ऊपर आज़ाद मेंबर्स को लेने पर। आज वही आज़ाद मेंबर जो आपकी पार्टी में शामिल होने के बावजूद आपकी पार्टी में नहीं है, लेकिन ये तो अब तारीख़ है, मैं मानूँ या ना मानूँ, आप माने या ना माने, ये तारीख़ का हिस्सा बन गई बात। प्राइम मिनिस्टर ने इस पर यू टर्न लिया था। आज आपको लगता है कि जहांगीर तरीन, इनका ग्रुप और ये तमाम मसाइल जो है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है? वो कह तो रहे मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, लेकिन अगर रिपोर्ट वन वे और दी अदर वे आई, आपकी क्रेडिबिलिटी हिट होगी। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। देखिए, मसला सारा ये है कि हमारा अलमिया ये है कि अगर रिपोर्ट क्लियर आती है ये तो वो अपोजिशन ने ढोल बजाना है, बिल्कुल ढोल बजाना है कि ये क्लियर करा दी, और अगर क्लियर नहीं आती तो अपोजिशन ने कहना है कि इन्होंने विक्टिमाइज कर दिया जो हमारे साथ कर रहे हैं। तो हमारे अपोजिशन ने नहीं कह रहा, जहांगीर तरीन ग्रुप ने कहना है, फैसल भाई जहांगीर तरीन ग्रुप ने कहना है कि विक्टिमाइज कर दिया। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल जहांगीर तरीन ग्रुप ने ही, एक तो मेरे हिसाब से मैं मुनासिब नहीं समझता उसको ग्रुप कहने का। जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने इसलिए नहीं कहना क्योंकि उन्होंने ही एम्फेसिस इस चीज़ का रखा है कि रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए और वो उनका हक भी बनता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि क्रेडिबिलिटी हिट तब होती अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ या विड्रॉल हो जाता या पीएम अपने स्टांस से हट जाते, वो भी नहीं हुआ। नंबर तीन ये कि जहांगीर तरीन कोई हमारे लिए कोई दुश्मन या हमारा मुखालिफ नहीं है। जहांगीर तरीन साहब के केस में मैं आपके शो पे पहले भी बोल चुका हूँ, आपके शो पे फिर बोल देता हूँ कि जब लोग छुप छुप के बातें करते थे हमारी पार्टी से, जब इख्तलाफात शुरू हुए तब मैं उनसे खुल के बात करता था, और वज़ीर आज़म साहब की नॉलेज में भी ये बात थी, क्योंकि आपका काम होता है मुस्बत रोल प्ले करना, अच्छाई बताना और बुराई को रोक लेना। ये किसी भी ख़ानदानी आदमी का तरीक़ेकार परवरिश का हिस्सा होता है, ना कि आप किसी के वहाँ जाके लड़ाई करवाएं। तो जहांगीर तरीन साहब की जहाँ तक कामयाब शख्सियत, उनका कारोबारी तर्ज तरीका और उनकी पार्टी का खिदमात है, मैं पर्सनली तो उनका बहुत बड़ा वेल विशर। लेकिन फैसल भाई, मेरा सवाल आपसे ये जो आज से 3 साल पहले भी था कि आपने कॉम्प्रोमाइज करके गवर्नमेंट ली, अगर आप ये कहें कि जहांगीर तरीन साहब या कोई और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी किसी को नॉमिनेट कर दें
अपनी जगह पे तो हम नहीं मानेंगे और हमारे जैसे बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे। इमरान खान एक था, एक है और एक रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारा इख्तलाफ ये था कि घर की बात घर में रहे, वो घर की बात घर में आ गई, तरीक़ेकार शायद डिफरेंट था, बात ख़त्म हो गई। अब आज मुझे आप बताएं चौधरी निसार साहब अचानक से 3 साल बाद आ गए हैं ओथ लेने के लिए, तो हम ये बात बोलें जो एक्चुअल बात है मिफ्ता साहब की पार्टी के अंदर कि नवाज शरीफ को रिजेक्ट किया है, मरीम नवाज की सियासत को रिजेक्ट किया शहबाज शरीफ ने, और ये जो ग्रुप है अच्छा, आप इसको इस तरह देखते हैं और ऐसा ही है और ना हुआ तो फिर इसको भी आप मुझे एक्सपेक्ट करते हैं। अल्लाह का फजल, अभी तक तो जो 99% बातें की वो सब ठीक हुई। अभी भी आपको बता रहा हूँ कि ये एक लेकिन फैसल भाई उन्होंने तो कहा कि मैं किसी गेम का हिस्सा नहीं हूं, चौधरी निसार ने तो आज कहा, उनका वो तो आप लोगों ने लेने नहीं दिया, पता नहीं गवर्नमेंट को क्या खतरा है उनसे, पंजाब गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने कहा मैं किसी गेम का हिस्सा नहीं हूं। खतरा नहीं है सर, वो 3 साल बाद आए, 2-3 दिन अगर हम भी डिले कर देते किसी वजह के तहत हो जाएगा उनका, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सही है। तो आपके नज़दीक ये जो अली जफर की रिपोर्ट बन गई आएगी जब, तो उससे आपका सारा मामला हल हो जाएगा और कोई आप पे इसका लगेज नहीं आएगा आपके ख्याल में? मतलब अगर रिपोर्ट में क्लियर हो गए तब ये लोग नहीं कहेंगे एनआरओ दिया है, और रिपोर्ट में अगर क्लियर ना हुए तो आपको पता है ये ग्रुप जो है ये बजट पास नहीं कराएगा आपका। कामरान शाह साहब देखिए, मैंने तो बहुत पहले आपसे कहा था कि ये पीटीआई का हिस्सा है, पीटीआई की फैमिली है जी, और पीटीआई को ये वोट नहीं, वोट के अलावा भी जब भी पीटीआई के अंदर किसी किस्म की कोई मुश्किलात होगी, ये सारे लोग, क्योंकि इनका डे 1 से मानना एक है इमरान खान हमारा लीडर है, तो यही हमारा भी स्टांस है। इमरान खान कॉम्प्रोमाइज ना था ना होगा कभी आगे। जहांगीर तरीन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हम पसंद करते हैं उनको, लेकिन जहांगीर तरीन साहब या जहांगीर तरीन साहब जैसे जितने भी पार्टी में लोग हैं, ना हम इमरान खान उनको मानते हैं ना मानने देंगे, और इमरान खान साहब भी अगर नॉमिनेट कर दें हम उनको भी नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा। हमारा लीडर, हमारी ब्लाइंड फॉलोइंग इमरान खान साहब के साथ है, एंड दैट्स हाउ इट्स गोना बी। सर ये आपका पॉइंट आ गया, किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बिल्कुल ठीक। मिफ्ता इस्माइल साहब, कल कोर कमेटी से खिताब किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा चाहे मेरी गवर्नमेंट चली जाए। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ कि अगर इनकी गवर्नमेंट चली भी जाए, वाडा साहब ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो मामला अफाम तफहीम तय कर लिया, हालांकि जो ग्रुप है वो बना इसलिए है कि प्रेशर कायम रहे और वो जहांगीर तरीन साहब को डिफेंड करने के लिए एट लार्ज बने। अगर ये रिपोर्ट जो है अली जफर साहब की बादियुल नज़र में तरीन ग्रुप के खिलाफ आती है तो उसके मुतालिक वाडा साहब तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा और प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं बेसिकली कि मेरी हुकूमत जाती चली जाए मैं एनआरओ नहीं दूंगा। इस सिचुएशन में अगर हुकूमत जाती है तो वो तो हीरो बन के निकलेंगे मिफ्ता भाई, कि जिस मुल्क में एहतसाब नहीं हुआ उस शख्स ने अपनी हुकूमत गंवा के एहतसाब को प्रेफर किया, इंसाफ का बोलबाला किया, भले हुकूमत चली गई उनकी, तारीख में नाम हो जाएगा इमरान खान का। शुक्रिया कामरान भाई। देखें, अगर ये हम बात वैक्यूम में कर रहे हो, हमको और कुछ ना पता हो, तो ये बात शायद इसकी बात को वज़न होता, लेकिन हमें ये पता है कि मिसाल के तौर पर कि एक साहब जो कि इस्लामाबाद में रहते थे, अब्दुल कादिर साहब, जो बात कर रहे थे कि 70 करोड़ रुपए देंगे, उसको पीटीआई ने टिकट दी सेनेट की, बड़ा शोर हुआ कि नहीं इसको कैसे टिकट दे दी, तो खान साहब ने टिकट विड्रॉ करी, लोगों ने बड़ी तारीफ़ करी कि क्या बात है यार, क्या विजन है, खान साहब ने जमहूरियत की बात करी, पार्टी की टिकट विड्रॉ करी, किसी और साहब को दी, फिर उसको विड्रॉ कराया, अपने वोटर्स को कहा कि इसको वोट करो, अपने इसको वोट करवाया, उसको फिर ज्वाइन करा लिया, 3 यूटर्न ले ली, लेकिन बहरहाल अब्दुल कादिर जो है वो इनकी पार्टी में सेनेट का मेंबर बन गया। मतलब ये आप जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर, ये जो रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर स्कैंडल है, आमिर कियानी साहब के ऊपर देख लीजिए कि अद्वियात का 400 500 गुना महंगी करने की बात हुई, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। ये नदीम बाबर साहब ने नवंबर दिसंबर के अंदर डीजल से बिजली बनाई है इस मुल्क के अंदर, कितना महंगा एलएनजी लिया है वो तो और बात है, डीजल से बिजली बनाई है 22 रुपये का यूनिट, ये सबको पता है। मतलब क्या मैं अब बात करूं कि मतलब अब जो है ना वो मतलब टूट चुके हैं, सारे डैम्स टूट चुके हैं, अब तो ये पानी रवां है कि अब कितनी बातें आ गई हैं आपके सामने, मेरे सामने, फैसल भाई के सामने भी आ गई हैं कि क्या क्या करप्शन हो रही है, खान साहब के लोग किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और वज़राओं के नाम मैं ले सकता हूँ, मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ। तो सच्ची बात यह है कि अब मतलब ये कहना कि वो मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो एनआरओ तो अपने आप को दे रहे हैं वो, और आप कैसे एक प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कैसे एनआरओ दे रहे हो? भाई किससे को वो कह रहे हैं मैं तो परवाह नहीं करूंगा, मेरी हुकूमत चली जाए बेशक। आप जो है भाई आज जो है वो पुलिस वाला चेंज कर दिया है उधर लोधना के अंदर,
पता नहीं किसके कहने पे। आप जज क्या भी बात चेंज कर हो गया, रहे हैं? बैंकिंग कोड का जज भी चेंज हो बात गया सुनो। जी। ठीक है, अच्छा, अब मतलब मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये एक पॉलिटिकल सर्कल है। खान साहब ने हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ किया था पावर में आने के लिए, हर किस्म की जो बात करी थी उसको गलत साबित किया। मतलब इलेक्टेबल्स की बात हुई, जितनी बातें हुई हम आपके सामने अब क्या लिस्ट गिनाएंगे कि मतलब हर किस्म की नफ़ी करी, अपनी बात की। मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ मैं कि साइकिल पे जाऊँगा और हेलीकॉप्टर में जाते हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं इलेक्टेबल्स नहीं लूँगा, ले लिए, मैं किसी के ईमा पे नहीं आऊँगा, आए, हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करा है। लेकिन मिफ्ता भाई एक बात बताएं, कुछ तो है ना जो प्राइम मिनिस्टर ने सबको नाराज कर दिया अपनी पार्टी के लोगों को, कुछ तो है ना प्राइम मिनिस्टर की दयानतदारी, कुछ तो है, कुछ इंसाफ पे तो खड़ा हुआ है ना प्राइम मिनिस्टर कि वो मान नहीं रहा बात, तभी ये सारे रिएक्ट करके उसके खिलाफ ग्रुप बना रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने कामरान भाई, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि सवाल ये है जो है ये शायद इसके लिए नहीं बना, ये इसके लिए नहीं बना है, ये बरहाल चलें, इसको छोड़ दें, अपने अच्छा, किस लिए बना है? इतनी 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 हिम्मत मुझ में नहीं है। अच्छा, आप में हिम्मत ही नहीं है। गुजारिश ये है कि मैं, सर मेरी बात सुने, ये मतलब ये कि बुज़दार साहब के लिए ग्रुप बना है या जो भी वजह से बना है, पता नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये आपको भी पता है कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब जहांगीर तरीन के ऊपर केस का मतलब, ये जहांगीर तरीन थोड़ी खुद बना सकते थे ग्रुप, चलो उसको छोड़ दो। मतलब ये है कि ये साहब जिन्होंने अब्दुल कादिर को 70 करोड़ रुपए जो बात कर रहे थे देने की, जिसके अंदर हुआ, आप देखें कि किसके, आप एक आखिरी गुजारिश सुन लीजिए, आप ज़रा ये देख लीजिए सर, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, कि किस किस ये जो पार्टियां हैं, किस किस ने कितने कितने चंदे दिए हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, जो खान साहब से भी मुंसलिक हैं अपने, ये मतलब ये स्मार्ट सिटी और ये पता नहीं क्या क्या है, मैं तो नाम नहीं जानता हूँ, इस रावलपिंडी रिंग रोड पे। तो अब ये करप्शन की बात तो रहने दें, खुदा का वास्ता है, बस ये तो अब पारसाई की बात ना करें। अब इनको ये एनआरओ देना है तो ये अपने आप को एनआरओ देंगे। राइट, ये पॉइंट आ गया आपका। वैसे आपको मिफ्ता भाई मुफ्त का मशवरा दूं, प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे खुले हुए हैं, उन्होंने अली जफर को अपॉइंट कर दिया, हालांकि पता नहीं कानून में गुंजाइश है या नहीं है। यकरुकनी जिस तरह उन्होंने प्राइवेटली एक मेंबर को अपॉइंट कर दिया है, वो जाके इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसकी रिपोर्ट की क्या है। लेकिन आपको भी अगर कंप्लेंट है कोई, आप भी जेल में रह के आए इमरान खान साहब के दौर में, उनको अगर कंप्लेंट है, राना सनाउल्लाह को अगर दूसरों को कंप्लेंट है, आप जा सकते हैं, रास्ते खुले में भाई। अब तो प्राइम मिनिस्टर से मिले, आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिफ्ता भाई। मैं क्या अली जफर साहब के पास जाऊं, बोलूं आप रिपोर्ट दो, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जाए, प्राइम मिनिस्टर के पास जाए, वो पता नहीं हो सकता फैसल वाडा को नॉमिनेट कर दे आपके ऊपर, दोनों कराची के आप। लेकिन आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। फैसल भाई ये जो कामरान भाई, आखिर एक सीरियस बात, मैंने भी बड़ी सीरियस बात की थी यार, बोले क्या कह रहे हैं सर? गुजारिश ये है कि ये अगर ये जो इस किस्म की हरकतें करी हैं, मुझको एहसन इकबाल वगैरह को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, शाहिद अब्बासी को, सीरियसली आपने अकाउंटेबिलिटी को भी ख़त्म कर दिया, आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से आगे नहीं बढ़ने दिया। आप ये सोचते थे कि इमरान खान आएगा तो रियल अकाउंटेबिलिटी करेगा, तो इस पाकिस्तान के अंदर आप करते, आप तो मतलब ईमानदार लोगों को पकड़ कर जेल में डाल रहे हैं क्योंकि उनकी आपको आवाज़। पॉइंट आ गया जी, अकाउंटेबिलिटी को भी। यार फैसल भाई, आपने नून लीग के लोगों को, जो ईमानदार लोगों को नवाज शरीफ साहब समेत पकड़ के जेल में डाला है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन क्या बनती है, गिवन द फैक्ट कि आपकी अपनी पार्टी में जहांगीर तरीन ग्रुप कह रहा है कि आप एहतसाब के नाम पे नाइंसाफी कर रहे हैं, तो अपोजिशन के साथ तो बहुत कर रहे होंगे फिर इन नेक नाम लोगों को जो अंदर डाला है, जिन्हें मिफ्ता भाई भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं। ये क्या किया भाई आपने? कामरान शाह साहब देखें, मेरी मिफ्ता साहब से गुजारिश ये होगी कि पहले फैसला करें। अगर तो उन्होंने नाम लिया आमिर कियानी का, जुल्फी का, और बहुत सारे नाम लिए तहरीक इंसाफ के लोगों की इन्वॉल्वमेंट का कि वो करप्ट है या करप्शन में है, तो अगर तो मिफ्ता साहब ये कहते हैं कि ये सब करप्शन में हैं, तो मैं अगर ये बात उनकी मान लूँ तो फिर इसी गवर्नमेंट ने आपके लीडर को कहा, आपके पार्टी के और मेंबर्स को कहा, तो फिर वो भी ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ये ठीक है और वो ठीक नहीं है, या वो ठीक है ये ठीक नहीं है। एक जगह माने ना, या तो हम जिनको बोल रहे हैं उन सबको आप मानते हैं, या जिनको आप सब बोल रहे हैं उनको हम मान लें। आप लॉजिक समझे ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी आपने जुल्फी का नाम ले लिया, मैं अभी मिफ्ता साहब के ऊपर, कामरान शाह साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि जी 500 कत्ल आपने किए। कत्ल साबित होगा, साबित होने का सज़ा होगी, सज़ा होने के बाद आप और मैं एक दूसरे को बोल सकते हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, नवाज शरीफ को कन्विक्शन कोर्ट ने की है, मेरे ऊपर तो साबित नहीं हुआ, मुझे तो जेल में आपने डाल दिया। तब इल्ज़ाम है, वो इल्ज़ाम मुझ पे हो सकता है, वो साहब का कामरान शाह साहब पे हो सकता है। इल्ज़ाम तो किसी भी, कन्विक्शन है। आप इल्ज़ाम की बुनियाद, जुल्फी पे बात किया आपने, आमिर कियानी की बात, कन्विक्शन हो जाएगी, मैं मान लूंगा इनकी बात। कन्विक्शन नहीं होगी, मैं कहूँगा इल्ज़ाम है। मिफ्ता साहब के ऊपर कन्विक्शन नहीं हुई, इल्ज़ाम है।
फैसल भाई, मैं ये मेरा सवाल कुछ और था आपसे। मेरा सवाल ये था कि जब आपके अपना ग्रुप कह रहा है एहतसाब के नाम में इंतकाम हो रहा है, तो ऑपोजिशन को तो मौका मिल रहा है, वो कह रहे हैं हमारे साथ तो वही इंतकाम है। तो हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट कि इनको जो अंदर बंद। हाँ जी, तो फिर तो सर आप कामरान शाह साहब इमरान खान साहब को ओपनिंग स्टेटमेंट में क्रेडिट दें कि ये आदमी का जो तरीक़ेकार, तर्ज सियासत और नारा था कि मैं एहतसाब में किसी में कोई डिफरेंस नहीं रखूंगा, चाहे वो नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, वो उसने नहीं रखा। जो आदमी नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई से क्लियर हो जाएगा उसको सर पे बिठाएंगे, जो नहीं क्लियर होगा वो जेल में जाएगा। तो फिर जो इमरान खान का स्टांस था 25 साल पहले, वो स्टांस उसने अपनी पार्टी में भी आगे अप्लाई किया। अगर एक मिसाल के तौर पे बात कर लें मिफ्ता साहब वाली बात, अगर हमें अपनी गवर्नमेंट बचाने का डर हो, हमें अपने इंटरेस्ट का डर हो, इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत पावर का इंटरेस्ट हो, तो फिर ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? फिर किसी को भी नहीं हाथ डालते, ना जुल्फी को ये कहते कि भाई तुम्हें शिकायत है हट जाओ, ना मेरे प्यारी को कहते तुम हट जाओ, ना जहांगीर तरीन जी सही या गलत, रिपोर्ट तो मैंने नहीं देखी अभी तक, ये काम ही नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अगर इस दौरानिए में अगर हमारी हुकूमत जाती है और हमें कॉम्प्रोमाइज करके एक चोर को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो हमारी गवर्नमेंट कल के बजाय आज जाए 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्लियर इमरान खान या प्राइम मिनिस्टर या लीडर आपको मुल्क में कहां से मिलेगा भाई? यहां तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए लोग, फौजियों ने भी एनआरओज दे दिए, सारे कत्ल माफ कर दिए। तो जब फौज के सिपह सालार माफ कर सकते हैं तो आम क़यादत की तो बात आप छोड़ दें। तो जब आम क़यादत में उस फौजी डिक्टेटर से भी स्ट्रेट हेडेड एक इमरान खान साहब है, तो उसकी तारीफ करेंगे, इसकी बुराई है उसकी, ये उसकी अच्छाई है, उसकी बुराई है। मुझे समझ नहीं आ रहा डिबेट हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। राइट मिफ्ता साहब, मैं तो यही कह रहा हूं कि यही पॉइंट है गवर्नमेंट के पास इस वक्त कि उन्होंने तो अपने बंदों को भी नहीं छोड़ा। वो ठीक है, आप कहते रहेंगे इंतकाम हुआ है, अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ रिपोर्ट आ गई वो भी कहते रहेंगे इंतकाम हुआ है, लेकिन पॉइंट तो है कि उन्होंने अपने बंदों को भी नहीं छोड़ा, अलीम खान को भी नहीं छोड़ा। पॉइंट मैंने जी मेरे गुजारिश ये है जनाब कि आमिर कियानी साहब तो जेल में नहीं गए, मैं जेल में गया हूँ, ठीक है। ये सबसे आसान होता है कि आपने एफआईए से केस कराया, जहांगीर तरीन के ऊपर नैब का केस होता ना तो 6 महीने जेल में रहना पड़ता। एफआईए का केस है, कोई केस नहीं है। मतलब आप ये बात देखें ना, थोड़ी सी आप ये बात देखें। एक बस ये बड़ी पॉइंट करी है इन्होंने बताया फैसल वाडा ने अभी, तो ये बात कहना कि खान साहब कोई करप्शन के खिलाफ हैं, यार मतलब अब्दुल कादिर को आपने बिठा दिया ना, अब करप्शन की स्टोरी ना दें। ये वही मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि 27 अरब के अंदर BRT बनाया था लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ में, जिसमें खान साहब चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे थे। इनके यहाँ 70 अरब में बनाया, इनके बकौल हमारे ख्याल से 105 में बनाए, लेकिन 70 मान लेते हैं, 70 अरब में बनाए। इसकी इन्वेस्टिगेशन नैब से रुकवाई हुई है, कोर्ट से ऑर्डर लिए हुए हैं कि इसको इन्वेस्टिगेशन ना करो। तो भाई अब इनकी करप्शन की बातें ना करा करो। अब ये बातें जो है ना ये सब झूठी हो गई हैं साबित 3 साल में। अब 1-2 बात फैसल ने बड़ी अच्छी करी है। फैसल भाई ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जुल्फी बुखारी से क्यों इस्तीफा लिया। जुल्फी बुखारी साहब कह रहे थे कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने इस्तीफा लिया। तो एक तो ये क्लैरिफाई करवा लीजिएगा फैसल भाई से कि किसने इस्तीफा लिया है या दिया गया है। और दूसरी बात सर, आप मुझसे अक्सर पूछते थे जब मियाँ साहब ने कभी बात करी कि आप लोग इदारों के खिलाफ जा रहे हैं, आप लोग इदारों के खिलाफ जा रहे हैं, फौजी इदारों के खिलाफ। तो ये फैसल भाई जब इतनी बात कर रहे थे कि फौजियों ने एनआरओ दे दिया, इनके सिपह सालार ने ये कर दिया, तो ये रिटायर्ड सिपह सालार को कुछ भी बोल दो तो फौजी के इदारे के खिलाफ नहीं जाते। फौजियों के पूरे इदारे को आप खराब कर दें कि उन्होंने एनआरओ दे दिया लेकिन वो रिटायर हो तो कोई बात नहीं। क्या ये हमने नया स्टैंडर्ड रखा है भाई पाकिस्तान के अंदर। जी, फौजियों के खिलाफ क्यों हो गए आप वाडा भाई, क्या मसला हो गया? कोई वहां से प्रॉब्लम तो नहीं आपको हो गई एक पेज की? कामरान साहब देखिए, जहां तक जुल्फी साहब की बात है, PM ने अपनी सियासी तरबियत में कहा इल्ज़ाम आए सीट से हट जाओ, इल्ज़ाम साबित हो जाए तो जेल चले जाना, नहीं साबित हो तो आप अपनी कुर्सी पे। तो गुलाम सरवर क्यों नहीं हटे? वही किया, इल्ज़ाम गुलाम सरवर एक लाइन उसके खिलाफ लिखी गई, गुलाम सरवर क्यों नहीं हटे यार फैसल भाई? गुलाम सरवर क्यों नहीं हटे? उनका ज्यादा बड़ा नाम है, अपनी कुर्सी पे आ जाएगा। तो गुलाम सरवर क्यों नहीं हटे? खुसरो बख्तियार क्यों नहीं हटे? उनका भी आटा कमीशन में नाम आया, वो क्यों नहीं हटे? ये तो बड़ा कामरान शाह साहब, आपका बस चले तो पूरी की पूरी तरीके इंसाफ को अंदर डाल नहीं, इन दो की बात कर नहीं अब भाई आप लोगों से तो बड़े वैल्यूएशन है आपके। ऐसी बात नहीं भाईजान। मेरी कामरान शाह साहब बड़ी अच्छा। दूसरा जो मिफ्ता साहब ने बात की कि जी मुझे फौजी रिटायर के लिए, देखिए जी फौजी, जज, लीडर, बिजनेसमैन, एंकर, कोई भी आदमी कोई आसमानी मखलूक तो है नहीं।
अच्छा, अगर वो गलत करेगा तो गलती पे गलती का जवाब उसको कहा जाएगा गलत है। बदले जब वो बदले से अच्छा काम सार करेगा तो उसको सर पे बिठाया जाएगा। अगर मुशर्रफ ने एनआरओ दिया नून लीग को और पीपल्स पार्टी को तो मुल्क के साथ जुल्म किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नून लीग को कोई एनआरओ नहीं दिया। नून लीग को हम कहते थे, आज भी कहते हैं, आगे भी कहेंगे। फैसल भाई कुछ बदले बदले से तेवर लग रहे हैं करके सऊदी अरेबिया भेज दिया नवाज शरीफ साहब को 9 साल का मुआहिदा करके मुशर्रफ साहब ने, तो मुशर्रफ साहब के डैडी का ये मुल्क नहीं था कि वो उनको 9 साल का एग्रीमेंट करके भेज दें। अच्छा। ये मुल्क पाकिस्तान की आवाम का था। जब वो चांदी खुल गई तो हमने कहा कि जी जब खुल गई तो हमने क्रिटिसाइज किया, गलत किया, जो काम उसने अच्छे किए थे अच्छा किए। जब आपके खिलाफ नून लीग के लीडर के खिलाफ जाके कारगिल में उसने इंडिया की तबाही भेज दी, हमने उसको हार भी पहनाया, सर पे ही बिठाया। जो काम ठीक करेगा फैसल भाई, लेकिन फैसल भाई देखिए, एक बात सुने, पाकिस्तान में इदारों की खास अहमियत है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। इमरान खान साहब के दौर में भी वो माइनस नहीं हो सकती, ख्वाह वो सिक्योरिटी मामलात हो, वो फाइनेंशियल मामलात हो। पिछले दिनों भी इंटरव्यू में रिपोर्ट हुआ, वज़ीर दाखिला ने तस्दीक की शेख रशीद साहब ने, कि प्राइम मिनिस्टर के 6 वज़रा जो हैं उनका इदारों के साथ रब्ता हुआ या उनको दावत पे बुलाया गया और वहाँ पर ओपनली ये कहा गया कि बुज़दार साहब की गवर्नेंस जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। तो आपके ख्याल में ये बताना इदारों का आपको कि पंजाब में गवर्नेंस सही नहीं चल रही, इस पर आपको एतराज़ हो गया आज से? एक मिनट कामरान शाह साहब, नंबर 1, ये जो आप बता रहे हैं मीटिंग का, ये प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज में भी थी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने इस पे कोई इतराज़ भी नहीं किया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के मातहत ही सारे इदारे हैं जब तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जैसे आज कोई कोर कमांडर्स मिलना चाहें प्राइम मिनिस्टर से, तो ये नहीं आप कह सकते कि चीफ को पता ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर चीफ मैं जब वजीर था, इंडस वाटर कमीशन के अंदर मैं फौज का मीटिंग में बैठता था क्योंकि इंडियन बॉर्डर्स के बीच में जो ब्रीफिंग और सिक्योरिटी चीज़ें उनको पता है, मुझे तो नहीं पता। अगर वो रिपोर्ट मुझे ब्रीफ करते हैं और उसके तहत मैं एक वजीर फैसला करता हूँ, मुशावरत में फैसला करता हूँ, उसमें शर्म आने की कोई बात नहीं है। लेकिन मातहत तो वो वजीर आजम के है ना, आईन और कानून ये कहता है। नंबर 2 ये कि फिर ये कहना कि बुज़दार को रगाना, बुज़दार को हटाना इमरान खान का प्रोग्रेटिव था और है। वो कल चलते हुए आदमी को निकाल के कोई काम दे दे या किसी कुर्सी में बैठे हुए आदमियों का दरवाज़ा खोल दो, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सर, उसकी मर्जी हो जो भी करे। आपकी स्क्रिप्ट के ऊपर शो से पहले आपका प्रोड्यूसर है, उसको आप सीनियर पोजीशन दे दें, जूनियर दे दें, अपना डेप्यूटी बना दें, आपकी मर्जी है, यू द बॉस ऑफ द शो। आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फैसल भाई, लेकिन मैं ये कह रहा था कि उन 6 वज़रा आपको गवर्नमेंट को कन्वे नहीं किया गया अपने फौज की अपनी फौज की मिफ्ता साहब की लीडरशिप, मैं क्लियर कर दूं, मिफ्ता साहब की लीडरशिप अपनी चोरी बचाने के लिए फौज के अच्छे कामों में हाजिर या गैर हाजिर सर्विस के लोगों को इंडियन नैरेटिव देती है, उससे हमारा दिल जलता है। लेकिन अगर कोई इंटरनली कोई गलती करता है, वो हम में से और हम उनमें से, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो, फौज से हो, ब्यूरोक्रेसी से हो, जो गलत करेगा वो गलत होगा, जो सही करेगा उसको सर। लेकिन फैसल भाई, मैं ये कहता कि प्राइम मिनिस्टर को ये कन्वे हुआ है मुख्तलिफ क्वार्टर्स की तरफ से कि बुज़दार साहब की गवर्नर से पंजाब की ऐसी कर दी है, उनको चेंज करने का सोचा जाए, और अगर ऐसा हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन क्या है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? प्राइम मिनिस्टर क्या करना चाहिए अगर इदारों की यही फीडबैक हो, आवाम की भी यही फीडबैक हो, आपकी अपनी पार्टी के 32 MPs की भी यही फीडबैक हो? देखिए कामरान शाह साहब, ये तो प्रोग्रेटिव वजीर आजम साहब का है, वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि फौज की मिसाल देता हूं। फौज को चलाने के लिए फौज की एक्सपर्टीज की जरूरत है। उस एक्सपर्टीज को जो चीफ जांच सकता है वो मैं नहीं जांच सकता। मैं कल कहूं कि आपके 5 कोर कमांडर्स हैं, मेरी राय के मुताबिक और मेरी काबीना के मुताबिक और मेरी सोच के मुताबिक उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं, तो चीफ यही कहेगा ना आगे से कि भाई मेरी एक्सपर्टी है, मैं फौजी हूँ, मैंने 40 साल इदारे को दिए, वो क्या बेहतरीन कर रहे हैं, वो क्या बेहतरीन नहीं कर रहे, वो क्या अच्छा कर रहे हैं, वो क्या बुरा कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। तो अगर हम सब अपनी राय को राय रखें और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें और ऐसी बाजार में खबरें भी ना लाएं, तो ये मुल्क बहुत अच्छी इक्वेशन के साथ चलता था, चलता रहेगा ना। मैं कामरान शाही साहब अभी आपको बोलूं कि आपने 20 साल लगा दिए एंकर के, मैं आज आपको एंकरशिप आके सिखाना शुरू कर दूं, कैसा लगेगा आपको? आपके बहुत हिट शोज भी हैं, बहुत वीक शोज भी हैं, बहुत ओवर रेटेड भी है, कोई रेटेड भी है। इसी तरह अगर आप मुझे कहते हैं बुज़दार आज नहीं काम कर, आपकी सोच हो सकती है, आपका मशवरा हो सकता है, लेकिन आपका डिसीजन नहीं हो सकता सर। डिसीजन सिर्फ बड़ी अच्छी बात का था, वज़ीर आज़म का है, वज़ीर आज़म का रहेगा,
बुज़दार सीएम था, सीएम है, जब तक प्राइम मिनिस्टर जाएगा वो रहेगा। ऐसे भाई मिफ्ता साहब ये तो उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि वो तो आपके बयानी पे ही है कि एस्टेब्लिशमेंट का या इदारों का कोई रोल नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। इनकी गवर्नमेंट को मशवरा देने में कोई रोल नहीं है उनका। आप बिला वजह कहते रहते कठपुतली और ये और वो, ये तासुर जाहिर कर दिया वाडा भाई ने आज। यार वो फैसल भाई ने तो वो एक पेज को आग लगा दी, अल्लाह की कसम। मतलब क्या बातें कर रहे हैं कि वो अपना, मतलब ये कौन होते हैं, मतलब जैसे कि आपको मैं मशवरा नहीं दे सकता हूँ कि आप किस तरह शो चलाएं, बोलते हैं वो कौन होते हैं हमको मशवरा देने वाले, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये रहेगा, ये है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से मतलब एक पेज पे तो बम फाड़ दिया है। मतलब ये तो हम ख्याल ही नहीं रहे, तो हम ख्याल से भी आगे निकल गए। देखिए भाई वो प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही कहा था वाडा भाई बहुत जोर लगाया था नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, नवाज शरीफ साहब ने, हमारी बात सुन लो एक मिनट। फैसल भाई मेरी बात करने दो, बात करने दो। मिफ्ता साहब की बात नहीं होगी फैसल भाई, बहुत टाइम है। फैसल भाई मेरी बात, भाई सर बहुत टाइम है, जरा सुन तो ले। हम तो अच्छे को अच्छा कहेंगे मिफ्ता भाई, बुरे को बुरा कहेंगे। क्या बात है, आज तो भाई मैं कह रहा हूँ बदले बदले से लगते हैं तेवर आपकी गवर्नमेंट और आपके। मिफ्ता साहब कंप्लीट कर रहे हैं, मैंने ब्रेक लेनी, उसके बाद डिस्कशन जारी रखेंगे। जी 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 मिफ्ता साहब बोले, कुछ कहना चाह रहे थे आप? चले ठीक है, ओके, ब्रेक ले लो ना बस। मेरे ख्याल से ब्रेक ले आप भी ज्यादा नहीं बोले इस मौजू पे, ये तो गवर्नमेंट में है इस वक्त, इनको बोलने दें। ये और ये तो प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू में कह चुके हैं, मुझसे कोई आगे इस्तीफा मांगे तो ये जरूरत ही नहीं है, मैं उनसे इस्तीफे ले लूंगा लोगों से जो मुझसे इस्तीफे मांगेंगे। तो आपके प्राइम बोल रहा था, इन्होंने समझा एक सेंटेंस बोल रहा। जी बोले, बोल दें, बोल रहा था, इन्होंने इजाजत नहीं दी, चलो कोई बात नहीं, बोल दें भाई, बोल मैं बोल रहा था, इन्होंने इजाजत नहीं है। ब्रेक के बाद बोल लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ब्रेक के बाद ब्रेक लेके जी सुनता हूं क्या जुमला इन्होंने बोला है, एक ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स ये कुछ दिन पहले जब इतला आई 6 वफाकी वज़रा के मिलने की, तो मैंने एक बड़े इंपॉर्टेंट वफाकी वज़ीर से बात की और उनसे पूछा कि उनकी मुलाकात इस तरह की। उन्होंने कहा मुलाकातें होती रहती हैं। जब मैंने ये उनसे पूछा कि आपको ये भी कहा गया है, प्राइम मिनिस्टर के लिए एक तरह का मैसेज दिया गया कि बुज़दार साहब जो है वो पाकिस्तान और पंजाब का जो इंटरेस्ट है उसके लिए कोई ज़्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहा, तो उस पर उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये नहीं कहा गया, उन्होंने आगे से मुझे कहा उन वफाकी वज़ीर साहब ने नो कमेंट्स। तो उसका मतलब ये बात तो हुई है। उसके बाद शेख रशीद साहब ने इंडोर्स किया कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात से ज़्यादा खुश नहीं है। तो मुझे नहीं पता वाडा साहब का रिएक्शन किस तरह में देखा जाएगा, उस डिटेल से बात करूंगा दोबारा इस पे मैं। लेकिन इससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब, आप इसके ऊपर कोई बात कर रहे थे। देखिए आप लोगों का जो था कि इमरान खान कठपुतली है किसी का या इमरान खान के असूल नहीं है, वो तो ये गवर्नमेंट और वाडा साहब इस तासुर को ज़ाहिर कर रही है कि वो एक असूलों पर खड़े हुए हैं। उसके लिए चाहे उनकी गवर्नमेंट चली जाए, चाहे पंजाब की गवर्नमेंट चली जाए, फेडरल चली जाए, जहांगीर तरीन से चली जाए, किसी और वजह से चली जाए, तो ये तो अवाम बड़ी अप्रिशिएट करेगी इनका वोटर जो स्टैंड ये ले रहे हैं। इट्स अ पॉपुलर स्टैंड आई मस्ट से। सर क्या उसूल हैं? अब्दुल कादिर को टिकट देकर वापस लेकर फिर उसको इंडिपेंडेंट जिताकर पार्टी में लेना, ये उसूल हैं? क्या उसूल है कि आमिर कियानी दवाइयों की कीमत बढ़ा दे और आप उसके ऊपर एक्शन ना लें, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दें? क्या ये उसूल है कि पेशावर के अंदर आप 27 की जगह 70 या 105 अरब रुपए खर्च कर दें, स्टेट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले लें कि इन्वेस्टिगेट ना कर सके? ये कौन से उसूल हैं? ये क्या उसूल हैं कि आप लोगों को बोलते हैं मैं इसको जेल में डाल दूंगा, उसको जेल में डाल दूंगा, फिर बोलते हैं नहीं मेरा नायब से कोई ताल्लुक नहीं है? ये कौन से उसूलों की आप बात कर रहे हैं? जिस उसूल में 25 फरवरी से कामरान भाई देखें, ये सियासत की बातें हम करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि 25 फरवरी से आज तक हर हफ्ते पाकिस्तान के अंदर अफरात ज़र या महंगाई जो है वो पिछले साल के मुनिस्बत कम से कम 13% बढ़ी है। ये सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ये 51 वो चीज़ें होती है जो कि अशियाए खुर्द-ओ-नोश, ये जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। गरीब लोगों की कमर टूट गई है। 50 लाख लोग 2 साल में 2.5 साल में इमरान खान साहब ने बेरोज़गार कर दिए हैं। 2 करोड़ लोगों को ख़त गुर्बत के नीचे डाल दिया है। और ख़त गुर्बत क्या है ये भी बता दूँ, 18,000 रुपये अगर एक 6 लोगों का ख़ानदान की इनकम हो ना, 18,000 रुपये सिर्फ 6 लोगों के ख़ानदान की, तो अगर उससे ज़्यादा हो तो हम बोलते हैं वो गरीब नहीं है। ये उस किस्म की गुर्बत में मुफलिसी में डाल दिया 2 करोड़ और लोगों को, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा। प्राइम मिनिस्टर ने अभी आज भी एहसास प्रोग्राम के तहत खवातीन को एंगेज किया है बिजनेस में, और वो लंगर खाने खोले गरीबों के लिए, एहसास तो कर रहे हैं। सर मेरी बात सुने, जी सर मेरी बात सुने, ये भी गुजारिश सुन लीजिए।
सर देखें 50 लाख लोगों को आपने बेरोज़गार कराए, 2 करोड़ लोगों को गुर्बत में डाल दिया, आपने कितने लंगर खाने खोल लिए। लंगर खानों में खाना भी जो है ना वो भी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट देता है, हुकूमत नहीं देती है। और जब ये बड़ी तशहीर कर रहे थे ना कि हमने कोई भूखा ना सोए, हम घर तक उनके खाना ले जाएंगे, तो पूरे पाकिस्तान के लिए 2 ट्रकें बनाई थी। ये सिर्फ ड्रामाबाजी करते हैं। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो मईशत का हाल इमरान खान ने किया है, जो भी नंबर दे दें, आप देखें कि ये नंबर दिया, असद उमर साहब ने ट्वीट किया कि पर कैपिटा GDP हमारी $1550 हो गई, उसके अंदर इन्होंने पॉपुलेशन का फिगर गलत इस्तेमाल किया। अच्छा 20 करोड़ 76 लाख 80 हज़ार लोग 3.93 GDP की वो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि PTI ने एक्सेप्ट करा 3.93 GDP होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। 3.94 की बात कर रहे हैं। हाँ जी जी सर 3.94 पहले तो ये कि डिनोमिनेटर पॉपुलेशन का गलत इस्तेमाल किया। यहाँ पे 22 करोड़ 80 लाख लोग हो गए, आपने 21 करोड़ 10 लाख लोग करके 1 करोड़ 70 लाख लोगों की डंडी मार दी। उसके बाद कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ये बात नहीं मानता। एक मैं आपको मिसाल दूँ, 2 महीने पहले जब इनका एग्रीकल्चर का ये जब इन्होंने तय किया था कि कितना क्रॉप था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि गंदम जो थी वो 26 मिलियन टन 2 करोड़ 60 लाख टन हुई थी। अब इनको क्योंकि GDP बढ़ानी थी तो इन्होंने कर दिया कि 27 करोड़ टन हुई है। मतलब सर ये इस किस्म के नंबरों के अंदर सर ये पॉइंट आपका आ गया, लेकिन वाटा साहब क्योंकि टेक्निकल आदमी नहीं इकोनॉमी पे, तो मैं मुझे नहीं पता वो इसको रिस्पॉन्ड किस तरह करेंगे। लेकिन एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहता हूँ वाटा साहब की प्रेजेंस से मैं पता कर लूँ। वाटा भाई बात ये है कि ये जो मैंने आपको बात कही और मिनिस्टर साहब ने भी उसकी तस्दीक इस हद तक की, नो कमेंट कह के कि ये मैसेज तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाता रहता है मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ क्वार्टर्स की तरफ से कि बुज़दार साहब जो हैं उनको हटाया जाए। और मुझे तो ये भी इतलाया कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले ये कमिट किया था शायद कहीं पे कि बजट सेनेट का इलेक्शन इसके बाद चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन उनको चेंज नहीं किया गया। आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी बुज़दार साहब को लेकर रिजेंटमेंट है। नून लीग खुश है कि बुज़दार लगे रहे CM, वो चेंज करने के हक में नहीं था कि आपकी गवर्नमेंट मजीद अनपॉपुलर हो पंजाब के अंदर, क्योंकि बुज़दार साहब शरीफ आदमी है, उनकी उस तरह प्रेजेंस और उस तरह वो नहीं काम कर पाए जिस तरह की शायद पंजाब की आवाम को सूट कर रहा हो या पंजाब का एक कल्चर है। तो आखिर उसकी इतनी क्या कॉस्ट है जो आपकी गवर्नमेंट को फिर पे करनी पड़ेगी कि बुज़दार साहब को अपनी आप नहीं हटा सकते। आपने मिनिस्ट्रियाँ चेंज कर दी, 6 दफ़ा मिनिस्ट्रियाँ चेंज कर दी, 5 दफ़ा फाइनेंशियल मिनिस्टर चेंज कर दिए, लेकिन उसमें आप कह रहे हैं कि जी कोई इदारा हमें नहीं बता सकता, अवाम आपको नहीं बता सकती, आपका अपना ग्रुप आपको नहीं बता सकता। बुज़दार इज़ वाई सो मच इम्पोर्टेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर कि वो अपनी पूरी पार्टी जो है ख़राब ना हो जाए कि उनकी पूरी पंजाब में नेक्स्ट इलेक्शन तक कि फिर भी लगा के रखना है उनको। वाटा साहब सर दुनिया चैनल के लिए कामरान शाहिद साहब क्यों इंपॉर्टेंट है 8 बजे के स्लॉट के लिए कामरान भाई? यार ये मेरी मिसाल के बीच में ले आए, मैं तो आपको कामरान भाई यार अब आपने देखिए बात परफॉर्मेंस मैं आपको जवाब देता हूं ना, आपकी क्रेडिबिलिटी है यार फैसल भाई ये जाती है, ये अब मैं चुप नहीं रह सकता हूं, अब मैं चुप नहीं रह सकता हूं। फैसल भाई ये जाती है, फैसल भाई ये जाती है। आप कामरान शाहिद को बुज़दार से ना मिलाएं, ये आप कामरान से आप काम करने को तैयार यार एक मेरी बात सुनो कामरान भाई फैसल भाई आप इसको ना मिलाएं। आखिरी चीज देख फैसल भाई बात ये है, आप मिसाल मेरी दें, बेशक ठीक है, हम आपकी मिसालें दे रहे हैं, आप हमारी मिसाल दें। देखिए बात होती है, एक ज़ाती ताल्लुक होता है आपका, ऑब्वियसली मैनेजमेंट से हर एंकर का होता होगा, एक आपकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है व्यूअरशिप की बेस के ऊपर। क्रेडिबिलिटी सिर्फ आप मेरे भाई हैं, मुझे क्रेडिबल कह देंगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं आपको क्रेडिबल कह दूंगा मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे मेरे चैनल की मैनेजमेंट जो है क्रेडिबल कह देगी बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन चैनल की मैनेजमेंट भी सर मुझे बुज़दार को आवाम को देखना, सर बुज़दार को ऑपोजिशन कह रही है और आप बुज़दार को नून लीग कह रही है, बुरा आदमी है नून लीग के अंदर जो उस वक्त का CM है, उसके ऊपर चोरी के इल्जाम है, उसके लीडर में चोरी के इल्जाम है, कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप मुझे? एक और आखिरी चीज, मिफ्ता साहब ने भी कहा, आपने कहा वो खबर जो 6 वजीर गए थे, जी। मैं उसको कंडेम भी करता हूं, डिनाई भी करता हूं। अगर चीफ को कोई बात करनी है तो उसको ब्रिजेस की जरूरत है, वो डायरेक्ट फोन करके कर ले, खुद 2 दफा दिन में 10 दफा मिलते जाके कर ले। ये बात लॉजिक समझ ही नहीं आती, ये क्रॉसर आई है, स्टोरीज है, गॉसिप है, हमें मजा आता है ऐसी बातें सुन के। और मिफ्ता साहब ने जो अशारिया और रेशोज दिए, ये मेरे पास सारे चार्ट्स हैं, अगला प्रोग्राम आपका हो, मिफ्ता साहब एक्सपर्ट है, मैं नहीं हूं, हमाद अजहर या असद उमर साहब इसके बेस्ट आदमी होंगे, जवाब देंगे, लेकिन मेरे पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे भी देता हूं और चैलेंज भी कर देता हूं, अगर गलत हुए तो मैं जिम्मेदार हूं, वरना मिफ्ता साहब ने जितने अदाद और शुमार बताए वो सब गलत बताए हैं। आई कैन प्रूव यू 1 by 1। मैं आपको GDP बता सकता हूं, करंट अकाउंट बता सकता हूं, मैन्युफैक्चरिंग बता सकता हूं, डांस बता सकता हूं, मैं भी बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन क्योंकि मिफ्ता साहब की नॉलेज इसमें ज्यादा है
हम्माद अजहर असद उमर वुड बी द राइट मैन। मैं सर मेरी बात तो सुन ले फैसल भाई, मैं टेक्निकल नहीं होऊंगा, मैं इकॉनमी में बात ही नहीं कर रहा आपसे ना। मुझे सर ये बता दीजिए कि बात पॉइंट ये नहीं हो रहा कि वो तो लोग मिलते रहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मिलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंसर्न प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचता रहता है कि बुज़दार साहब को चेंज किया जाए, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि नहीं बुज़दार साहब चेंज नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर समझते हैं जैसा दूसरी मिनिस्ट्रियाँ चेंज हो ये चेंज नहीं होगा, चाहे हुकूमत चली जाए उनकी या पंजाब की हुकूमत चली जाए, चाहे नो कॉन्फिडेंस हो जाए। कामरान शाहिद साहब उसके लिए आप दुआ मुझे देते या मुझे कुर्सी में बिठाते तो भाई वजीर आजम का प्रोगेटिव है ना यार, वजीर आजम से चीफ एग्जीक्यूटिव, वो गधे से क्या काम ले रहा है, घोड़े से क्या काम ले रहा है, जीब्रा से क्या काम ले रहा है, कैट से क्या काम ले रहा है, वो उसकी मर्जी है भाई, और उनकी मर्जी पे किसी का मशवरा चल नहीं सकता, आप ये कह रहे हैं। He is assertive prime minister. मशवरा दे सकते हैं फाइनल अथॉरिटी कामरान शाहिद साहब। जी ठीक है, को मैं कह के थक गया हूं कि कामरान शाहिद की जगह मुझे एंकर बना दें, आधी तनख्वाह पे, वो कहते हैं नहीं, तो मैं क्या करूं, गले से पकड़ लूं उनको भाई अगर आपने इस ख्वाहिश का इजहार मुझसे किया होता, महंगा सस्ता है, मियां साहब से कुछ सिफारिश कर देता आपकी कि यार इनको भी लें किसी न किसी प्रोग्राम में, मुझे हटा के नहीं वैसे ही ले लें। अच्छा चले जी मिफ्ता भाई, असूलों में खड़ी हुई आज तहरीक इंसाफ, साफ चली, क्रेडिबल चली। जी भाई मिफ्ता भाई। सर दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये फैसल ने बहुत ज्यादती करी आपके साथ कि आपको बुज़दार साहब से मिला दिया, मैं फैसल की तरफ ओ भाई सीएम पंजाब का स्लॉट दे रहे हैं मेरे लिए, लेकिन चले बहरहाल आपका पॉइंट भी ठीक है सर हाँ नहीं, लेकिन सर सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये मतलब इस किस्म की बात तो नहीं करनी चाहिए, ये तो बहुत बुरी बात थी। ये वसीम अकरम के साथ ऑलरेडी खान साहब ज्यादती कर चुके हैं कि इसको मेरे साथ होगी ज्यादती। आपको फैसल भाई दोस्त है, मजाक करते रहते हैं, कोई बात नहीं, मजाक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर नंबर 2 गुजारिश ये है कि फैसल साहब की जो बात थी पहले ब्रेक से पहले, उन्होंने कहा कि वो फौजियों को फौज चलाने आती है, इमरान खान को सियासत चलाने आती है, वो मशवरा दें लेकिन वो अपने तक रखें। ये बात मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इदारा अपने अपने काम करे, जो आइन ने हद करी है उसके अंदर रहें, ये कहना चाह रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई मेरे ख्याल से। ये चले इस पे मजीद बात करेंगे, वाडा भाई आज बड़ी फॉर्म में आए हैं, एक ब्रेक के बाद। लेकिन अवाम से हर दफ़ा वादा करता हूँ वापस आऊँगा, बात करूँगा, लेकिन हर दफ़ा वादा तोड़ देता हूँ, इसके लिए मैं बहुत रिग्रेट है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।